हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके हाफ ईयरली के जो पेपर बहुत ही शानदार चल रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपके जो विज्ञान का पेपर है कक्षा 9 वालों का, वो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। तो 18 दिसंबर को जो आपका पेपर आएगा वो पेपर आपका कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले हैं, इन सभी की डिटेल से जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और इसमें अपन एक पेपर भी सोल्व करेंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छे से समझते हैं, सोल्व करते हैं, ये वीडियो आप जो शुरू से लगा के अंत तक देख लेते हैं, तो मेरी आपको गारंटी है कि आपके जो कल है जो पेपर में निराश नहीं होंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। कई सारे विद्यार्थी शुरू से अंत तक वीडियो को देखते नहीं है और फिर आपको पता है कि वो कमेंट करेंगे लास्ट में कि हमारे को तो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं मिलता है। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी अगर शुरू में ही आपको जो लग रहा है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, तो आप जो ये वीडियो मत देखें। लेकिन जो तैयारी कर सकते हैं आने वाले पेपर की, तो वो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपका जो सपना है वो अच्छे नंबर लाने का वो प्राप्त हो सके और आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। तो जिस विद्यार्थी को रियल पेपर चाहिए, देखो मैं पहले कहता हूँ ये कोई रियल पेपर नहीं है। ठीक है, रियल पेपर आपको सीधा एग्जाम हॉल में मिलेगा 18 तारीख को। 18 दिसंबर को सुबह आपका जो पेपर है वो 9:30 बजे आपको रियल पेपर मिलेगा। उससे पहले आपको कहीं पे भी रियल पेपर नहीं मिलेगा। मैं आपको ये पेपर आपका अच्छा हो उसकी तैयारी में आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को रियल पेपर चाहिए वो वीडियो यहीं पे स्किप कर दें, उनको वीडियो आगे तक नहीं देखना है। ये आपका एक पेपर है जो आपको एक बताएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो 70 में से 65 प्लस नंबर तो आप आराम से ले आएंगे। तो इतनी तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहें। बाकी अगर आपको रियल पेपर चाहिए तो मेरे पास कोई रियल पेपर नहीं है। मैं आपको पहले कहता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी पेपर अपलोड करता हूँ वो मैं आपकी तैयारी के लिए अपलोड करता हूँ। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनको रियल पेपर मिल जाए, तो ऐसा कहीं संभव नहीं है। पूरे राजस्थान में पेपर एक साथ हो रहे हैं, ऐसा रियल पेपर कहीं नहीं आता है। आपका पेपर सीधे थाने से आता है और वहीं आपको जो पेपर आपके परीक्षा हॉल में दिया जाता है। तो अब आप जो बार बार जैसा मैसेज ना करें कि हमें रियल पेपर दे दो, और अपने व्हाट्सअप नंबर पे कोई मुझे कॉल ना करे। कई सारे विद्यार्थी बार बार कॉल करते रहते हैं। आपको पता है केवल सुविधा के लिए आपको दे रखे नंबर, तो आप वहाँ पर अपना पेपर भेज सकते हैं। केवल वहाँ पर इस नंबर पर आपके कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं है, केवल व्हाट्सअप मैसेज होगा कि। तो इसलिए आप परेशान ना हो और अपनी तैयारी निरंतर करते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपन इसमें साइंस का जो आपका पेपर होगा 9वीं क्लास का, वो अपन इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका ब्लूप्रिंट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, फिर आपके पेपर को हल करेंगे। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की ये आपके जो विज्ञान विषय है उसका आपके सिलेबस है। टोटल सिलेबस में आपके जो 9 पार्ट हैं, और 9 पार्ट में जैसे आपके जो पेपर है वो 8 पार्ट तो 8-8 नंबर के, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। 8 से 8 तो 8-8 नंबर के, और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका 9वां पार्ट, वहाँ तक प्रश्न आएंगे। उस 9वें पार्ट में से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। बाकी 1 से 8 तक सभी पार्टों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको एक भी पार्ट छोड़ना नहीं, एक भी पार्ट है जो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सबको बराबर पढ़ना है। केवल ये जो 9वां पार्ट है वो ज़रूर आपकी केवल 6 नंबर का ही है, फिर भी इसको भी पूरा पढ़ेंगे और आप जो 70 में से 70 नंबर ला पाएंगे अगर आप जो वीडियो को अच्छे से समझेंगे और मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप अच्छी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो ये आपके सिलेबस है। अर्धवार्षिक तक 9 पार्ट आएंगे आपके। ठीक है, ये आपके 9 पार्ट अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, पहले पार्ट से लगा के 9वें पार्ट तक। फिर आपके अबसद्धा वाले कितने आएंगे तो वो भी देख लेते हैं। अबसद्धा वाले जो प्रश्न आएंगे आपके टोटल वो 10 प्रश्न अबसद्धा के आएंगे, 8 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे 1-1 नंबर के, और 10 प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। ये तीनों ही टाइप के प्रश्न आपके एक शब्द में उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक अक्षर में देना है, अ ब स द, ऐसे 10 प्रश्न, और 8 प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है। ठीक है, और इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको एक लाइन में या फिर एक शब्द में देना है। तो ऐसे आपके 28 नंबर हो रहे हैं। कितने नंबर? 28 नंबर। 28 नंबर की तैयारी आपको पूरी किताब में से अच्छे करनी है। तो आपको जो 28 में से 28 ये तो आपके कंप्लीट पूरे होंगे। फिर आपके आते हैं 2-2 नंबर के, 1.5 नंबर के। 1.5 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे। 1.5 नंबर के 6 प्रश्न, 9 नंबर ये हो जाएंगे, और 1.5 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये 2 नंबर के आपके 6 प्रश्न आएंगे, वो 12 नंबर ये हो जाएंगे। तो फिर 6-6 नंबर के 6 प्रश्न ये आएंगे, और 3 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 नंबर के, जो कि 9 नंबर हो जाएगा, और 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक आएंगे, 12 नंबर ये हो जाएंगे। टोटल आपके पेपर में 45 प्रश्न होंगे और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर अभी अपन ये सोल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपन उसमें सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये 10 आपके अबसद है, बिल्कुल आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर है ये, और अपन उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके एमसीक्यू, वो आपके हर पार्ट से लगभग एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 9 पार्ट है आपके सिलेबस में, तो लगभग हर पार्ट से आपका एक प्रश्न फिक्स इसमें पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने ये
कि 27 डिग्री सेल्सियस के संगत केल्विन ताप कितना होगा। 27 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन ताप में बदलना है। तो मैं आपको बदलना सिखा देता हूँ, आपके यहाँ पे 27 की जगह पे कोई और नंबर आ जाए तो भी आप बदल देना। देखो 0 डिग्री बराबर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। यानी कि 0 डिग्री है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 27 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो 0 में 27 जोड़ेंगे तो 273 में भी 27 जोड़ देंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो अगर इसको केल्विन में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे, 273 में अपन 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 300 केल्विन होगा। 327 नहीं होगा, 300 केल्विन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे। मैं आपको रट्टे नहीं लगवा रहा हूँ कि केवल आपको यही क्वेश्चन याद करने और कोई क्वेश्चन याद नहीं करने। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी जगह कोई दूसरा आ जाए तो भी आप इससे बदल करके लिख सकते हैं। देखो सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा, और केल्विन से सेल्सियस में आना है तो फिर 273 घटाना पड़ेगा। जैसे आपको दे दें कि 300 केल्विन में कितने सेल्सियस है, तो आपको क्या करना है, इसमें से 273 घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा ये, 273 घटाएंगे तो 0 में से 3 नहीं जाता, 10 में से घटाएंगे 3 7 रहेगा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो ये कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस वापस आपके उत्तर आ जाएगा। तो दोनों तरह से कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रवों में निश्चित होता है। तो द्रव में क्या निश्चित होता है, द्रव में आकृति तो निश्चित नहीं होती है। जिस भी पात्र में डालेंगे पानी को उस पात्र का आकार ले लेगा। मान लो आपकी गिलास इस शेप की है तो पानी इस शेप का हो जाएगा, और मान लो कि आपका जो गड्ढे में पानी है तो फिर आपको गड्ढे की तरह हो जाएगा पानी। तो आकार कोई निश्चित नहीं होता है, आकृति भी निश्चित नहीं होती है, ताप भी कोई निश्चित नहीं होता है। देखो अभी पानी कितना ठंडा है, गर्मी में कितना गर्म रहता है, तो ताप भी कोई निश्चित नहीं रहता है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, वो जो जैसे लीटर में मापते हैं पानी को, द्रव को, तो उसका आयतन निश्चित होता है। ये जो पानी है वो सर्दी में भी 1 लीटर ही रहेगा, और वही पानी अगर अपन गर्मी में मापेंगे तो वही पानी वापस उसमें भी 1 लीटर ही रहेगा। तो ये चेंज नहीं होता है, तो आयतन निश्चित होता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, आयतन निश्चित होता है। तो ये वाला जो प्रश्न आपके पहले पार्ट से पूछा हुआ है, तो ये इसको भी देख लेते हैं अपन। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है टोटल। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें ठोस का आकार निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है, और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, उसका द्रव्यमान, आयतन ये निश्चित होता है। गैस की द्रव्यमान, आयतन कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसका 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर आपके पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो कम से कम होता है, तो ठोस अवस्था में सबसे कम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में आकार तो निश्चित है, स्पष्ट सीमा है, लेकिन संपीड़िता होती हैं, तो वो अपने ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य के आकार नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। तभी हमने चर्चा की, आयतन किस में निश्चित होता है, द्रव्य में निश्चित होता है। विसरण का गुण किसमें पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है, लेकिन न्यूनतम विसरण ठोस। विसरण का मतलब बिखरना, कौन सबसे कम बिखरेगा, तो ठोस कम बिखरेगा। सबसे ज़्यादा विसरण जो है वो गैस से में पाया जाता है, गैस सबसे विसरित होती है, तो न्यूनतम आपकी गैस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके अगला प्रश्न है, गैसों के किस गुण के कारण इनको अपन सिलेंडर में भर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर संपीड़िता हो जाएगा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो गैस आती है वो आपने देखा होगा सिलेंडर में, इसको पूरा इस प्रकार से कंप्रेस करके भरा जाता है, तभी उसका जो वजन लगता है। बाकी गैस में कोई ऐसा थोड़ी 14 किलो गैस आ रही है उसमें, तो आप जो थोड़ी सी जो गैस है, खूब सारी गैस उसमें भरी हुई, तभी जाकर उसका वजन 14 किलो हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा मिश्रण नहीं है, वायु, इसके अलावा आपने समुद्री जल, मिट्टी और एल्कोहल। देखो वायु में कई सारे गैस से मिश्रित है, समुद्र में भी कई सारे तत्व होते हैं, मिट्टी में भी कई सारे होते हैं, लेकिन एल्कोहल फिक्स होता है। एल्कोहल है, इसमें क्या है, यौगिक है, ये इसमें कई सारे जो तत्व मिलकर ये एल्कोहल बनता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, यौगिक करेंगे, ये एल्कोहल करेंगे। अगला प्रश्न फिर आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भोजन का पकाना, ये अपना नया पदार्थ बनेगा इसमें, तो ये अपने रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और लकड़ी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। देखो भोजन पक गया तो उसको वापस अपन पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लकड़ी जल गई तो वापस नया पदार्थ बन गया, कोयला बन गया या फिर राख बन गई,
तो इससे अपन वापस पुराना पदार्थ नहीं बना सकेंगे। लोहे पर जंग लगने पर वापस उसको पहले की अवस्था में नहीं ला जा सकता है। लेकिन बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ मान लो पिघल गया है, ठीक है, बर्फ़ है जो पिघल के जो ये प्लेट में पूरा पानी हो गया ये, तो इसको वापस फ्रिज में रखेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ बन जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो भौतिक परिवर्तन होती है, कुछ रासायनिक होती हैं। तो जैसे किसी का जलना है तो जलना सभी है जो आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। पानी का जो वाष्प में बदलना, ये भी पानी का जो वाष्प है वो आपके भौतिक परिवर्तन है। वाष्पन जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको वापस अपन द्रव अवस्था में ले आएंगे, संघनन करके उसको वापस ला सकते हैं। तो किसी का जलना है, दहन है, पाचन है, ठीक है, उत्सर्जन है, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जबकि लकड़ी का जो उसको टुकड़े करना, ये आपके भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन जलना जो होगा वो आपके रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना आपके रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो अपन देख लेते हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन होता है और भौतिक परिवर्तन कौन होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपके दे रखा है पेड़ों का काटना। पेड़ों का जो काटना है वो रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काट लेंगे तो उससे वापस है जो पूरी की अवस्था में लाया जा सकता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पेड़ों को काटने पर नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना तो उसको वापस है जो जमा देंगे, ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, तो जंग लगना आपके रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जल का उबलकर वाष्प बनना, पानी वाष्प हो रहा है तो उसको वापस से जो ठंडा करके वापस पानी बना देंगे, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, तो ये आपके जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जल में साधारण नमक का घुलना, पानी में अगर नमक घुल गया तो फिर उसको वापस क्रिस्टलीकरण के माध्यम से वापस से जो उसकी क्रिस्टल नमक तैयार किया जा सकता है, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद का बनाना, फलों से सलाद का बनाना, ये भी आपके भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, फल के फल ही रहेंगे। ऐसा नहीं मान लो जो आम को काट दिया या फिर मान लो सलाद जो बना रहे, मान लो गाजर मूली या फिर जो ककड़ी को काट दिया, खीरा को काट दिया, तो ऐसा नहीं खीरा को काटने से वो खीरा है जो आम बन जाएगा, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, वो खीरा खीरा ही रहेगा। ये आपके जो भौतिक परिवर्तन ही होता है। फलों को काटना, सब्जियों को काटना, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फल और सब्जियों को काटने के बाद में उसका रंग में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे अपन एप्पल को काटते हैं, सेब को काटते हैं और सेब को काटने के बाद में वो जो भूरे रंग की परत आ जाती है उसके ऊपर, उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एप्पल काटने से कोई नया इसमें फल बन जाएगा, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होगा तो वो फिर आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। लकड़ी और कागज़ का जलना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन आएगा। जितने भी जलने वाले हैं वो सारे रासायनिक होंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपको जो जल है उसका आपको आणविक द्रव्यमान बताना है। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसमें कितना वजन होता है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो सबका पता हो ना हो, लेकिन आपको जल का जरूर याद कर लेना है। परीक्षा में यही पूछा जाता है बार बार। तो आइए इसको अपन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आपकी किताब का ये प्रश्न है, ये देखो, जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आपको जल का जो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए एक तो इसमें दो तत्व, एक तो हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितने अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो उसके हाइड्रोजन को अपन 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का जितना भी द्रव्यमान होगा उसको 2 से गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान है उसमें। ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 16 इसमें जोड़ेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें आपके वजन होता है उसका 1 यूनिट, 1 यू होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यू होता है। तो इसमें 2 क्यों लग रहा है हाइड्रोजन के, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो इस कारण जिसमें अपन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के 2 परमाणु होने के कारण इसमें 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो 2 × 1 + 16 करेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 18 आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 2 × 1 + 1 × 16 बराबर 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूछें कि HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का कितना होगा, तो ये भी देख लेते हैं, याद कर लेना। नाइट्रिक अम्ल का आपको निकालना नहीं आए तो अबसदा में आ जाए तो कर लेना इसको। नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3 को, ठीक है। ये HNO3 जो इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसमें 1 अणु तो हाइड्रोजन का है, 1 नाइट्रोजन का है और 3 इसमें ऑक्सीजन के। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु जोड़ेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु जोड़ेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु को द्रव्यमान को इसमें 3 से गुणा करके फिर जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है इसमें।
तो हाइड्रोजन का कितना होता है अभी हमने देखा 1 होता है, ऑक्सीजन का तो हमको याद ही हो गया 16 होता है, और नाइट्रोजन का याद कर लेना 14 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। तो इन सभी को गुणा करके इसमें लिख लेंगे। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1 + 14, ये तो हो जाएगा HN, ये तो H, ये N हो जाएगा। फिर ये 3 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है आपके 16 है, तो 3 × O, ये O हो जाएगा। ऑक्सीजन का 3 है तो 16 है, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे। तो 1 + 14 15, 15 और इसमें आपको 16 को 3 से गुणा करना है, तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 48 और 15 को जोड़ेंगे जो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इस प्रकार से HNO3 को यानी कि नाइट्रिक अम्ल का आपको आणविक द्रव्यमान पूछे तो कितना लिखोगे 63 लिखोगे। ठीक है, सीधा उत्तर आप इसमें 63 कर दें। अगला जो प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है आपके इसमें सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण बताना है। स्पेशल पहले तो आपको याद होना चाहिए सोडियम में कितने परमाणु होते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लू, नी, सो, ऐसे पूरा जो 20 तत्वों के नाम आपको याद होना चाहिए। आपको याद होंगे वैसे। तो सोडियम जो आता है वो 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। और परमाणु की जो कक्षा होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे, तो उसमें परमाणु में जो एक कक्ष में जो अपनी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 2n² के बराबर आएगी। तो इसमें n क्या है, n उसकी कक्षाओं की संख्या है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहली कक्षा में n बराबर 1 लिखेंगे, तो 2 × 1 की घात 2, तो बराबर कितना आएगा 2 1 की घात 2, 1 ही होगा, 1 को 2 से गुणा करें तो 2। तो पहली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले में कितने आएंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आएगा दूसरी कक्षा, तो n बराबर इसमें 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आपकी जो दूसरी कक्षा होगी उसमें कितने आएंगे 8 परमाणु आएंगे। तो दूसरी कक्षा में 1 2 फिर आपके 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 इसमें आपको लिख लेने हैं। ये 8 परमाणु उसमें दूसरे में हो जाएंगे। फिर आपके कितने बच रहे हैं 8 और 2 11 हो गए। एक और आएगा तीसरी कक्षा में 8 और 2 10, 11 नहीं 10, तो 8 और 2 10, एक और बच रहे हैं। तो फिर अपने को एक जो इसमें तीसरी कक्षा में लिख लेंगे। तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं, तो तीसरी कक्षा में 2 की घात 3 की घात 2 करेंगे, तो 3 × 9, 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। तो इसमें आपके 2 8 10 और 1 11 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर कितना आएगा आपके 2 8 1 11 इसका आंसर करेंगे। ये 2 है, ये 8 है और ये 1 है। तो इस प्रकार से इसका परमाणु वितरण होता है। तो आपको पूछे कि ये ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का ये कितने नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो आता है वो 8 नंबर पे आता है। फिर आपके ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये 12 नंबर पे कौन आता है, ये आपके 17 नंबर पे कौन आता है, ये 10 नंबर पे कौन आता है, ये आपको ऐसे जिसमें कमेंट करके बताना ये 12 नंबर पे कौन आता है। सोडियम के बाद में कौन सा परमाणु आता है। आपको ये परमाणु द्रव्यमान याद कर लेना। जैसे काम का एक तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कुल मिला के जितने नंबर पे ही आते हैं, जितना इनका परमाणु क्रमांक होता है अधिकतर का डबल है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसको छोड़ के बाकी कार्बन 6 पे आता है तो इसका डबल 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 पे आता है तो 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो इसका 16 हो जाएगा। सोडियम 11 आता है, लेकिन 11 दूनी 22 का ये 23 याद कर लेना। बाकी मैग्नीशियम 12 पे आता है तो इसका 14 हो जाएगा, सल्फर 16 पे आता है इसका 32 हो जाएगा, क्लोरीन 17 पे आता है तो 17 दूनी 34, इसका 35.5 होता है। ठीक है, कैल्शियम 20 पे आता है तो इसका डबल 40 हो जाएगा। अधिकतर ये जो डबल है इसमें देखो, जो सिंगल है उसको याद कर लेना। एक तो हाइड्रोजन का ये सिंगल है, बाकी इसमें सभी डबल हैं। तो ये परमाणु की कक्षा होती है। परमाणु की कक्षा का ऊर्जा स्तर ये नामांकित चित्र आ जाए तो ये आपको करवा देना। अच्छा, एक वीडियो भी आने वाला है, कमेंट करके बताना देखो किन किन को चाहिए कि विज्ञान में जो चित्र ज़्यादा आएंगे, डायग्राम ज़्यादा आते हैं, तो आप कमेंट करके बताना। मैं आपको एक वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें आपके विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चित्र हैं, उसका भी आपको वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। किस किस को चाहिए कमेंट करके बताना। देखें जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके अनुसार फिर आपका वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर ये कक्षाएं होती हैं K L M N, इस प्रकार से n बराबर 1 2 3 4, इस प्रकार से मैंने अभी आपको इसमें सोडियम का बताया था 11 नंबर पे। तो ये आपकी कक्षाएं होती हैं। फिर आपके यहाँ पे दे रखा है ये अगले जो चित्र में कि कौन से का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये वाले टेबल से। ये वाले टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, तो ये हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लू, नी, सो, में, ये आपके 12 तत्व हो गए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने याद कर रखी है, आपको भी बताता हूँ। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, हा, ही, ली, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना। ठीक है, हा, ही, ली, हा, ही, ली का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेबो यानी कि बोरोन, बेरिलियम और बोरोन, काना, काना का मतलब होता है
कार्बन और नाइट्रोजन। आफ्लू, आफ्लू का होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नीसो, नी का मतलब होता है नियोन और सो का मतलब होता है सोडियम। और में सीफा, फिर आपके अगला आता है में सीफा सकलो आप ओके, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो मैंने इसको याद करने के लिए बना रखी, तो आपको भी याद कर लेना इसको। इसमें आपके प्रतीक पूछ ले कि देखो कि इसमें सोडियम का प्रतीक क्या होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, क्योंकि ये लैटिन भाषा के नेट्रियम से बना है। ये किससे बना है, नेट्रियम से बना है, इस कारण इसको अपन Na से लिखते हैं। और एक और किसका प्रतीक याद करना है, एक और प्रतीक याद कर लेना आपको पोटेशियम का। किसका याद करना है, पोटेशियम का, जो कि क्या होता है, पोटेशियम का आपकी के होता है। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का के होता है, केलियम कहते हैं उसको। इसके अलावा आपको फास्फोरस का याद कर लेना है, पी होता है। तो ये प्रमुख जो पूछे जाते हैं उनके आपको जो नाम है वो याद कर लेना है। अगला प्रश्न है केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रिका में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रक या फिर हरित लवक। तो आइए इसका डायग्राम के माध्यम से आपको बताता है इसका सही आंसर क्या होगा। तो पांचवा पार्ट है आपके, जिसमें आपके कोशिका के बारे में आपको याद ही होगा। कोशिका की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक का नाम याद कर लेना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कहा था एक छोटा कमरा, ठीक है, एक सेल होती है, और उसने सूक्ष्मदर्शी में देखा था सबसे पहले, ठीक है। कोशिका को सेल कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको अगर एक कोशिकीय जीवों के नाम पूछे तो क्या नाम बताओगे, अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो ये कोशिकीय जीव का नाम क्या लिखेंगे, अमीबा और पैरामीशियम, आपको याद कर लेना दोनों। तो केंद्रिका जो पाई जाती है वो केंद्रिका केंद्रक के बीच में पाई जाती है। इसका आंसर अपन क्या करेंगे, केंद्रक इसका आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो गले में, कान में, वृक्क में या फिर नाक में। तो उपास्थि जो है वो अपने वृक्क में यानी कि किडनी में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में हड्डियाँ होती हैं, किडनी में कोई हड्डी नहीं होती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, तो पी, के, पीटी या फिर पीबी। तो इसका आंसर क्या करेंगे, के करेंगे। पोटेशियम को के से लिखा जाता है, पी से नहीं लिखा जाता है। इसका लैटिन भाषा में नाम क्या होता है, केलियम होता है। केलियम इसका लैटिन भाषा में नाम होता है, इसलिए इसको अपन के से लिखते हैं। आपको सोडियम का प्रतीक याद ही है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। इसको नेट्रियम कहा जाता है, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। आपको लोहे का जो प्रतीक चिन्ह बताना है, लोहे का प्रतीक चिन्ह बताना है, और उसका लैटिन भाषा में नाम क्या है वो भी आपको बताना है। लैटिन भाषा में क्या नाम है वो बताना है, ठीक है। आयरन का आपको लैटिन भाषा में नाम और उसका प्रतीक चिन्ह कमेंट करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व निर्भर करता है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व का माप होता है। क्या होता है, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का माप होता है, तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान करेंगे। तो ये न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है जिसमें अपन ये पढ़ते हैं, ये वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप होती है। तो ठीक है, ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा, वस्तु का द्रव्यमान घटेगा तो उसका जड़त्व भी घटेगा। तो गति का ये प्रथम नियम है जिसको अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके 23वां प्रश्न है, भोजन का पाचन एक परिवर्तन है। तो भोजन का पाचन अपने बात की थी, ये कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, भोजन का जो पाचन होता है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का आकार तथा निश्चित होती हैं। तो आकार क्या निश्चित होता है, आकार और आकृति दोनों ही निश्चित होती हैं। तो ठोसों का निश्चित आकार और निश्चित आकृति होती है, तो इसमें आकार और आकृति लिखेंगे। आकार भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है, ठीक है। या निश्चित द्रव्यमान लिख लेते हैं, ठोसों का निश्चित द्रव्यमान व निश्चित आकार होता है, ये दोनों आप इसमें लिख। तो ये यहाँ पे दे रखा है आपके ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो यहाँ पे देखेंगे आप ठोस जो है इसका आयतन और इसका आकार जो निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। देखो ठोस में दोनों ही निश्चित होते हैं, द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है द्रव में, और गैस में दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठोस को अपन संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, मतलब पास पास में नहीं ला सकते हैं, इसको द्रव को भी नहीं कर सकते, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। तो सबसे कम संपीड़ित आपके ठोस होगा। फिर आपके ठोसों का द्रव्यमान और जो क्वथनांक होता है वो कक्षा के ताप से ज़्यादा होता है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, जबकि जो गैस इसको दबाया जा सकता है। आपसे कोई प्रश्न पूछे ये कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको क्या कहते हैं, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। मतलब ठोस जो है जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ है जो पिघल कर जो द्रव बन रही है, ठीक है, पानी बन रही है वो, तो बर्फ़ है जो गल करके पानी बन जाती है। जैसे गलनांक से गल याद कर लेना, बर्फ़ गलती गलती वो पानी बन जाएगी। तो ये गलनांक आपको याद कर लेना है। क्या याद करेंगे, गलनांक याद करेंगे। फिर आपका बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक
आपका 0 डिग्री होता है। मतलब 0 डिग्री पे जो बर्फ़ है जो वापस 0 डिग्री से 1 डिग्री पे आएंगे तो वो फिर आपका जो पानी बनना शुरू हो जाएगा। जबकि 0 डिग्री पर जो पानी है वो पिघलना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री से और नीचे जाएंगे तो फिर वो आपकी जो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो ये जमता है 0 डिग्री पे, 0 से ऊपर आएंगे तो आपके पानी बन जाएगा और इसमें अंदर जाएंगे माइनस में तो आपका बर्फ़ जम जाएगा। तो केल्विन में पूछे तो कितना आएगा, 273.16 केल्विन होगा। और ये अगर आपके सेंटीग्रेड में पूछे तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। अगला प्रश्न आपके, जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो 273 केल्विन पे बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। ठोस CO2 को किस नाम से जानते हैं, याद कर लेना। ठोस CO2 को शुष्क जल कहा जाता है। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ़ कहते हैं इसको। ठोस CO2 जो होती है उसको अपन शुष्क बर्फ़ कहते हैं। तो ठोस जो CO2 है उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव जो वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पानी जो वो है वो भाप बनने लग जाए तो उसको अपन वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखो इसमें क्या लिखेंगे, आयतन और आकार लिखेंगे। आयतन और आकार लिख लेंगे। आयतन और आकार निश्चित होता है। तो ये 13वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आइए आपको पूरा वहाँ पे लिखे बताते तीनों कणों को तो ये कोई परमाणु होता है। परमाणु के अंदर जो होता है वो एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं और प्रोटॉन आपके पॉजिटिव होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के माइनस होता है और प्रोटॉन के प्लस होता है। ये उदासीन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और ये नाभिक के अंदर जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी कक्षाओं में ऐसे गोल गोल ऐसे में इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन होता है। तो उदासीन कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूट्रल होता है, नहीं तो प्लस का नहीं माइनस का होता है। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है उसको अपन समस्थानिक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनका जो परमाणु संख्या वो अलग अलग होती है, उसको अपन समबारिक कहते हैं। बार एक जैसा है, समबारिक हो जाएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। और समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक एक जैसा है और उनका भार अलग अलग है। तो भार अलग अलग है तो आपके समस्थानिक होगा, भार समान है तो फिर आपके समबारिक हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। फिर आपकी कैथोड किरण की खोज किसने की। तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। और रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी ने की थी। परमाणु की जो नाभिक है इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन के दो समस्थानिक का नाम बताओ। तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं, इनका द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो ये दोनों समस्थानिक के नाइट्रोजन ये क्लोरीन के 1735 और 1737। फिर आपसे पूछे कि ये नाइट्रोजन इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आपके कितने बताने, 11 होते हैं। तो 2 8 1 ये 2 8 1 बना के आप इसमें इसको बनाएंगे तो ये सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 आप इसको इसमें बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन संरचना बनाने के लिए आप क्लोरीन का नाभिक बनाएंगे। फिर इसके सामने कक्षाएं बनाएंगे। पहली कक्षा में कितने आते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आते हैं। आपको 17 ले जाना है तो पहले में 2 भरेंगे, ये 2 भर देंगे पहले में, दूसरे में 8 भरेंगे और तीसरे में 10 तो हो जाएगा। तीसरे में अब बचेंगे कितने, 7 बचेंगे। तो 7 अपने तीसरे में भर देंगे। देखो ये तीसरे में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसको 2 8 7 भरेंगे, ठीक है, 2 8 और 7 हो जाएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये 2 8 10 और 2 12 है ना, ये 17 हो रहे हैं। तो आपके इसमें 2 ही आएंगे ये लास्ट वाले में। तो मैग्नीशियम में 12 परमाणु होते हैं। फिर आपको कार्बन की पूछे तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक वो 6 होता है और उसमें आपके 6 किस प्रकार से आएंगे, 2 और 4 इसमें आपको भर देना है। और सोडियम में 11 होते हैं, 2 8 और 1 आपको बताना है। फिर आपके इन तत्वों के जो आपको पूछे कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक बताइए। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या क्या बताएंगे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक क्या होता है, इनके परमाणु क्रमांक एक ही होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान इनका अलग अलग होता है। समबारिक परमाणु जो क्रमांक है वो एक जैसा है लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक जैसा है लेकिन परमाणु क्रमांक उसका अलग अलग है। जैसे आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब का जो परमाणु भार है वो समान है, सबका 40-40 ही है, लेकिन इनके जो क्रम है, हाजिरी नंबर इनके अलग अलग है ये, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना कि समबारिक में इनके वजन एक जैसा होता है लेकिन इनकी अटेंडेंस नंबर है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, वजन इनका एक जैसा है।
फिर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, तो इसमें क्या लिखेंगे, चैडविक इसमें लिखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, तो इसमें आप लिख लेना ये चैडविक, जेम्स चैडविक लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आइए आपको वहाँ पर ले चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और एक आपके स्थायी उत्तक भी। स्थायी उत्तक कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे बता। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है आपके लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, याद रखें, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है, याद रखें, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति पूछे तो कोशिका भित्ति आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो देखो, कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है, ठीक है, जीवन की मूल इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट खोज ने की थी। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका में पाई जाने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। और आपका जो कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस है वो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, याद रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, तो स्क्लेरोन कायमा का बना होता है। और कोशिकांग जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है उसको लाइसोसोम कहा जाता है। और फिर आपके जीवों का हृदय किस उत्तक का बना होता है, तो पेशी उत्तक का बना होता है। जोड़ी करके मिलान करनी है। जाइलम उपयोगी है, तो जाइलन जो उपयोगी होता है वो जल के संबंध में उपयोगी। कैसे मिलान करोगे, ज के जाइलन से आपको ज मिलान कर लेना है, तो जल से जाइलम आपको मिलान कर लेना है। और फ्लोएम भोजन, फ्लोएम भोजन पब आपके भोजन में आ जाएगा, तो फ्लोएम आपका भोजन हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह हो जाएगा, ऊर्जा पावर हाउस कहेंगे इसको। राइबोसोम की जो है वो कोशिका का जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण आपके राइबोसोम में होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और जो गोल्जी काय है उसको क्या कहेंगे, गोल्जी काय का जो कोशिका का जो संगठन कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उसको अपन प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट ये आपके प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। शरीर की सबसे क्रियात्मक और सर्वोत्तम इकाई कोशिका को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद कर। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आत्महत्या की थैला किसको कहते हैं, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी, नाम से मिलान कर लेना, सूक्ष्मदर्शी, ऐसे याद हो जाएगा आपको बस। ये प्रश्न था आपकी, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। आपके ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछा हुआ है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ अपने ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। ऐप से डाउनलोड कर लेना इसको, ऐप से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाद में डाउनलोड कर लेना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। जबकि पादपों की जो पादप कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका उत्तर अपन सेल्यूलोज करेंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर। रिक्तिका किस में पाई जाती है, तो रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये आपके अंतर में भी काम आएगा, पादप कोशिका और आपके उसमें अंतर लिखना होगा, तो ये पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में रिक्ति नहीं पाई जाती। फिर आपके अगला प्रश्न है, स्थायी उत्तक के आपको 2 प्रकार है, वो कौन कौन से आपको यहाँ पे बताना है। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार, तो सरल उत्तक, ये स्थायी उत्तक जो होता है इसके 2 प्रकार हैं। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं। 2 उत्तक कौन कौन से, एक तो आपका सरल उत्तक हो जाएगा, ठीक है, सरल, और एक आपका जटिल हो जाएगा। जटिल उत्तक और सरल उत्तक इसके 2 प्रकार हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, स्थायी उत्तक सरल और जटिल, सरल और जटिल, ये 2 प्रकार हैं, ये दोनों आपको याद लिखना है। त्वरण समय के साथ में परिवर्तन की दर है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल जो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2, बल का एसआई मात्रक। बल का जो एसआई मात्रक वो क्या होता है, न्यूटन होता है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने को क्या कहते हैं, तो उसको जड़त्व कहा जाता है। वस्तु का जो जड़त्व होता है वो अपनी ही गति अवस्था का विरोध करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग होता है p बराबर mv। द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। याद रखिए ये p बराबर mv होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो वह उसी गतिशील से, उसी चाल से, उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। और न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण ही जब अपन मान लो बस कोई पड़ी है उसमें बैठे हैं,
और बस अचानक मान लो स्टार्ट हो जाती है तो अपन पीछे की ओर झुक जाते हैं। और मान लो कोई बस चल रही है, गतिशील है बस, और आगे जो सामने कोई बस के आगे कोई आगे मान लो गाय आ गई, तो फिर अगर ये ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो अपन आगे की ओर झुकते हैं। तो ये पीछे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है। और ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये अपना वेग का मात्रक होता है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल बताता है, ये वेग समय का जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो विस्थापन को बताता है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। एक समानवर्ती चाल गति किसको कहते हैं, तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उसको अपन उसकी गति को एक समानवर्ती गति कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु में के वेग में परिवर्तन बटा समय। इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखें, ये त्वरण का सूत्र होता है। और मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो वेग का सूत्र होता है। तो वेग का तो मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न ये आवेग। आवेग नहीं, ये गलत छपा हुआ यहाँ पे, संवेग है। क्या है ये, संवेग। तो संवेग क्या होता है, P बराबर मैंने भी आपको क्या बताया, m इंटू वी। तो ये P संवेग होता है और ये m द्रव्यमान और v वेग होता है। तो द्रव्यमान इंटू आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इंटू आप क्या करेंगे, इसमें वेग कर देंगे, द्रव्यमान इंटू वेग। फिर आपको अगले प्रश्न में पदार्थ की परिभाषा लिखनी है कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए, BEC की फुल फॉर्म बताइए। तो पदार्थ जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है और पदार्थ के जो अलग अलग कणों की उसकी विशेषताएं होती है वो आपको याद रखनी है। पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ती हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कण लगातार जो गतिशील होते रहते हैं। घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव का होता है, उससे सबसे कम गैस का होता है। क्योंकि जो घनत्व होता है वो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको घनत्व का क्रम इस प्रकार से याद करना है, सबसे कम वायु का होगा, सबसे ज़्यादा घनत्व लोहे का होगा और पानी का बीच में होता है। फिर पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इनका आपको गुण बताने की। ठोस का आकार कैसा होता है, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का जो आकार वो अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। फिर आपको आयतन बताना है, तो आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। सीमा बताएं तो स्पष्ट होती है, ठीक है, बॉर्डर इसके फिक्स होते हैं। द्रव्यमान अस्पष्ट होता है, क्योंकि जिस पात्र में डालेंगे उसी आकार को वो कवर कर लेगा। और गैस की भी अस्पष्ट होती है। संपीड़ितता, क्या ठोस को दबाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। द्रव को भी नहीं दबाया जा सकता है, लेकिन ये जो गैस इसको अधिकतम दबाया जा सकता है, इसकी संपीड़ितता अधिकतम होती है। सबसे कम ठोस की होती संपीड़ितता और गैस की अधिकतम होती है। इसी कारण है जो संपीड़ितता के गुण के कारण ही गैस को अपन सिलेंडर में भर पाते हैं। गतिज ऊर्जा गैस की अधिकतम होती है। विसरण, सबसे कम जो फैलाव है वो ठोस का बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, द्रव का होता है फैलाव और गैस का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है, ये विसरण होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है BEC की परिभाषा, मतलब पूरा नाम लिखना है। बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको बोस आइंस्टीन मूलभूत कण के नाम से जाना जाता है। तो बोस का जो आइंस्टीन कंडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, बोस आइंस्टीन कंडक्शन, इसका आंसर लिखेंगे। तो याद रखिए BEC का पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडक्शन, इसका पूरा नाम होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित कीजिए और परमाणु के मूल कणों का नाम लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इसको AMU के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु के अंदर ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। परमाणु के अंदर मूलभूत अंग कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के सेंटर में नाभिक होती है, ठीक है, ये सेंटर में नाभिक होती है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव होता है, ठीक है, इसमें ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। और ये न्यूट्रॉन जो होता है बेचारा ये उदासीन होता है। ये न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है, उदासीन होता है, नहीं तो प्लस में होता है, नहीं माइनस में होता है। अगला प्रश्न आपको संवेग का एसआई मात्रक बताना है। संवेग का एसआई मात्रक बताना है, तो संवेग के सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू
वेग होता है इसका, ठीक है। द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम। और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक होगा, संवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होगा, MV। फिर आपके अगला प्रश्न है ये जड़त्व क्या है, ठीक है। जड़त्व और संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो अभी हमने चर्चा की थी संवेग की, तो संवेग क्या है, संवेग को देख लेते हैं। संवेग बराबर होता है किसी वस्तु का वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको अपन P से लिखते हैं। और P जो है वो उसमें आपका संवेग होता है, M इसका द्रव्यमान होता है और इसमें V जो इसका वेग होता है। तो संवेग का परिमाण और दिशा दोनों आपके निश्चित होते हैं, इसलिए से ये सदिश राशि है। ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का मात्रक होता है। फिर आपके प्रश्न था कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो यदि किसी निकाय की जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हो, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है, तो इस निकाय की जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है। कुल मिला के यदि कोई निकाय है, इस पर कोई बल कार्यरत नहीं है बाह्य बल, तो उसका निकाय का जो संवेग है, कुल संवेग वो संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 वस्तुओं का एक निकाय है और इस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाने पर वह स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का जो कुल संवेग वो नियत रहेगा। एक वस्तु का संवेग बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का संवेग कम हो जाएगा, तो इसको अपन संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। प्रश्न आया कि जड़त्व क्या है, तो वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ये परिभाषा आपको इसमें लिख। अगला प्रश्न है दाब का सूत्र लिखिए। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो P बराबर क्या होगा, P बराबर F/A होता है, F/A होता है। ये P बराबर आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर। तो ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये आपके बल इसका दाब का मात्रक होता है। लेकिन ये तो आपका मात्रक है, इसको ऐसा ही मात्रक में इसको क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास्कल दाब का ही मात्रक होता है। सूत्र क्या लिखेंगे इसमें, जो बल बटा क्षेत्रफल लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिखेंगे P = F/A, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, इसका आंसर हो जाए। फिर आपके अगला प्रश्न है किस बल के कारण वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गति करती है या गिरती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो उसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखना है। तो आइए ये दोनों अपन आपको यहाँ पे बता देते। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो G को कहते हैं। ये जो स्मॉल g होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होगा, G m/r²। तो ये अपने इसका जो सूत्र होता है इसको आपको याद कर लेना है। आपसे पूछे कि बार का SI मात्रक क्या होता है, तो बार का SI मात्रक किलोग्राम होता है। याद रखिए बार का SI मात्रक किलोग्राम होता है। यदि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, अगर उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो डबल जो हार है वो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का SI मात्रक क्या है, तो जो बड़ा G होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो इसमें जो ये G है इसका SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, हिंदी में आप याद रखिए इसको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे में आएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम स्क्वायर इसका जो SI मात्रक होता है। आपके प्रश्न आ जाएगी यदि वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलो है और उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो द्रव्यमान सब जगह पे सेम ही रहता है। द्रव्यमान चाहे यहाँ ले लो चाहे वहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, सबका मान सेम ही रहेगा। भार चेंज होता रहता है। भार का जो है वो, क्योंकि ये द्रव्यमान और उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका गुणनफल होता है, तो W = mg होता है। तो G का मान सब जगह पे अलग अलग होता है, इस कारण भार भी अलग अलग होता है। तो ये द्रव्यमान सब जगह पे सेम ही रहेगा, तो 12 का 12 ही रहेगा। लेकिन इसका द्रव्यमान पूछे तो फिर ये पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है उसका 1/6 चंद्रमा पे रहता है। तो पृथ्वी पर कितना है, 12 है। इसका अगर 12 पूछे चंद्रमा पे कितना होगा तो उसको 1/6 से गुणा करेंगे, तो 6 का भाग दे देना, 2 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। लेकिन द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान तो 12 ही रहेगा, सब जगह पे द्रव्यमान सेम ही रहता है, भार अलग अलग होता है। और द्रव्यमान जो होता है, ये भार जो होता है वो बल के बराबर होता है, ठीक है। भार जो बल का मात्रक के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन ये आपके भार तो बल के बराबर ही है। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो वही 1/6 से इसको भाग करेंगे, तो 6 से इसका भाग दे देंगे तो आपके 5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा।
किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिकतम होता है? तो जो ध्रुव होते हैं, सतह होते हैं, पृथ्वी की सतह होती है, ध्रुवों पर जो जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का एक क्षीण बल है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये सर आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण का बल है? तो पृथ्वी में बांधे रखती है, ये भी गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल है। समुद्र में ज्वार भाटे गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का सही संबंध कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका GM गुड मॉर्निंग बटे R²। ठीक है, ये इसका गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है। फिर आपके अब जो एक नंबर के प्रश्न अब यहाँ पे 27वें तक आपके समाप्त हो गए, 28वें तक आपके प्रश्न जो है वो समाप्त हो गए। ये आपके 28 नंबर हो गए। ठीक है, 10 तो आपके MCQ, 8 आपके रिक्त स्थान और 10 वापस वन लाइनर। टोटल कितने हो गए? 28 नंबर। तो 28 नंबर तो आपके एक नंबर के ये पूरे हो गए। अब आपके 6 प्रश्न कैसे आएंगे? 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपके 9 नंबर हो जाएंगे। तो 1.5 नंबर वाले भी आपको प्रश्न बताते हैं कौन कौन से होंगे। गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। तो गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? तो देखो, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है और सूती कपड़ों में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। तो हमारा पसीना अधिक अवशोषित कर लेता है सरलता से, और वो वाष्पीकृत भी हो जाता है। इस प्रकार हमें जो शीतलता महसूस होती है। तो हमें गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? तो ये कारण आपको उसमें बता देना है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों रहता है? तो गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि मटके की दीवारें छिद्रित होती हैं और मटके की दीवारों पर जल का वाष्पीकरण हो जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण है जो ये मटके का जल जो उसमें ठंडा रहता है। तो ये आप इसमें बता देंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है, विसरण से क्या तात्पर्य? विसरण का मतलब फैलाव। जैसे कोई इत्र डालते तो उसमें का स्मेल हमारे नाक तक आ जाती है, तो वो विसरण के गुण के कारण आती हैं। मान लो कहीं जो रोड पे जा रहे हैं और कोई जो जानवर मरा हुआ पड़ा है और वहाँ पे उस बहुत बदबू आ रही है, तो बदबू भी हमारे विसरण के कारण ही आती है। और विसरण सबसे अधिकतम किस में होता है? ये गैसों में होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपके निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी के जो सूत्र वो क्या होंगे? NaCl हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसका होता है MgOH2 होता है। ठीक है, MgOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका अपन अंतर बताते हैं आप। तो अंतर क्या लिखेंगे इसमें? परमाणु जो होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जबकि अणु के और टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आप इसमें अंतर लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपके त्वरण को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। त्वरण का सूत्र और इसकी परिभाषा लिखिए। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, याद रखें। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन, और बट्टे में समय लिखेंगे तो इसका त्वरण का सूत्र है। तो ये इसका त्वरण का सूत्र और इसका मात्रक सभी लिख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन और बटे में समय के बराबर होता है। तो ये बराबर क्या होगा? ए बराबर हो जाएगा V माइनस यू, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग और बटे में समय। ऐसा ही मात्रा क्या लिखेंगे त्वरण का? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आपका अगला प्रश्न है, चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो देखो, चाल और वेग में अंतर लिखेंगे तो चाल की जो दिशा है वो कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चाल में केवल इसमें मात्रात्मक होता है, इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, जबकि जो वेग होता है उसकी दिशा फिक्स होती है। तो निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो मात्रक, इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय होता है चाल का सूत्र, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? चाल का मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे या किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे, जबकि वेग का मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। ये फिक्स है। वेग जो है वो ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक तीनों हो सकता है, जबकि चाल कभी भी ये जो शून्य, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक और शून्य ही रहेगी। अगला प्रश्न है, आपको उदाहरण बताना है संतृप्त विलयन का और निलंबन का। आपको उदाहरण बता। सबसे पहले देख लेते हैं ये निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक ऐसा विषमांगी घोल होता है जो ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। यह जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं और इनको अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं। निलंबन के गुण कौन कौन से? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, कण आंखों से देख सकते हैं, कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे कि अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं,
और निलंबन अस्थायी होता है, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। छनन विधि से इसके कणों को अलग किया जा सकता है। ये विधि आपको याद रखनी है, निलंबन के कणों को छनन विधि से अलग किया जा सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि एक बस को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर 10 सेकंड में अपनी गति को 54 बढ़ा देती है, किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो उसका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ये हो जाएगा a बराबर u माइनस वी अपॉन टी होता है, ठीक है। तो उसमें आपके ये प्रारंभिक वेग कितना है, वो ये आपके हैं इसमें 36 और इसमें से घटाएंगे 54, तो इसको घटा लेना 54 में से 36 को, तो कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा। तो 18 और बटे में आएगा आपके 10, तो ये कितना आ जाएगा? 1.8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 35 है, तो क्लोरीन के एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्लोरीन का निकालने से पहले अपन यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम से समझ लेते हैं इसको, कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 11 Na और 23, तो ये 11 Na और 23 ये क्या होता है? यहाँ पे जो 11 होता है वो तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, जेड होता है ये, तो जेड तो हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, ये होता है 11, और ये 23 जो होता है वो 23 होता है इसका परमाणु द्रव्यमांक, जिसको अपन ए से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 23 इसका परमाणु द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान इसका हो जाएगा। अब परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटोनों की संख्या होती है, पी का मान होता है ये जो आपकी 11 होगा, और ये जो होता है इसका द्रव्यमान, उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है, तो P प्लस N जो है वो आपके कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो इसमें P का मान कितना आएगा? परमाणु क्रमांक कितना इसका? 11 है, तो P बराबर 11 हो जाएगा। N का मान ज्ञात करना है, तो अपन P प्लस N बराबर कितना लिखेंगे? P प्लस N बराबर 23 लिखेंगे। P का मान 11 है, तो N का मान ज्ञात करने के लिए अपन 23 में से 11 को घटा लेंगे, तो उत्तर कितना आएगा आपके? 12 आएगा। तो इसमें सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो सोडियम में 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 11 तो प्रोटॉन होते हैं और आपके 12 न्यूट्रॉन होते हैं, इस कारण इसका जो द्रव्यमान है वो 23 आता है। इसी प्रकार से ये वाला देखेंगे, ये इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसमें ये प्रोटॉनों की संख्या 20 हो जाएगी, और इसमें अपने को ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, और z बराबर क्या होता है? p प्लस a होता है, p प्लस n होता है। तो z का मान कितना दे रखा है? ये a बराबर z नहीं, a बराबर, ये तो p बराबर z है, ये आपका परमाणु क्रमांक है, और ये a बराबर कितना दे रखा है? 40 आपके, तो 40 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस n बराबर 40, तो n का मान कितना आएगा? 40 माइनस 20 बराबर 20 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका पोटेशियम का देखना हो तो पोटेशियम को देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्लोरीन का भी निकाल लेते हैं। क्लोरीन में परमाणु क्रमांक आपकी 17 है, तो P का मान कितना हो जाएगा? ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन बराबर ही होते हैं, 17 है, और ये आपका A है, द्रव्यमान आपका A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये कितना है? 35 है। अगर आपको N का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 35, ये बराबर आ जाएगा 35, और P का मान कितना लिखेंगे? 17 लिखेंगे, 17 प्लस N बराबर 35। अब 35 में से 17 को घटा लेंगे तो N बराबर 35 माइनस 17 होगा, 15 में 7 जाएगा तो 8, यानी कि 18 उत्तर आएगा। तो न्यूट्रॉन कितने इसमें? क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट आपके अगला जो प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नाव के किनारे की ओर कूदता है तो नाव विपरीत दिशा में चली जाती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसा रॉकेट में भी होता है, ऐसा बंदूक चलाते हैं उस समय भी होता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तीसरा। तो ये अपना न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है इसमें ये होता है कि जब कोई, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसका मतलब ये कि बल सदैव जोड़े में होता है, बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया का बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, परंतु इनकी दिशा वो विपरीत होती हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्व और यौगिक में आपको क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। और लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता है, जबकि लोहे से बनी जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका जो ये आपके घनत्व होता है, लोहे के जो जहाज उसका घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण से उसके हटाई द्वारा जल के पानी के ये जो लोहे का जो जहाज है उसके द्वारा हटाए गए जल का जो घनत्व है वो इसके घनत्व से कम होता है, इसलिए ये तैरता है। और इसका घनत्व जो कम होता है, इस कील द्वारा लगाए गए, कील के द्वारा हटाए गए पानी का घनत्व कम होता है, इस कारण से ये डूब जाती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, बोर के मॉडल का परमाणु व्याख्या कीजिए। परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या कर, तो आपको बोर का परमाणु मॉडल तो देखना ही है, साथ ही आपको जो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसको चित्र से समझाना है, और प्रयोग का जो निष्कर्ष है उसको भी लिखना है। तो ये आप लिखेंगे इसमें, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल गए थे। कुछ कण हैं जो विभिन्न कोणों को विक्षेपित कर जाते हैं,
और हज़ारों अल्फा कणों में से एक कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आता है। और इसका ये चित्र बनाना आपको, ये इससे गोला बना के ऐसे तीरें इस एक को वापस घुमा देना है, बाकी को ऐसे जो घुमा घुमा के निकाल देना है। और तथ्य कौन कौन से निष्कर्ष दिए, तो निष्कर्ष ये कि परमाणु के बीच से जो अधिकांश भाग खोखला होता है, आवेशविहीन होता है, जिस कारण अधिकांश जो अल्फा कण है वो स्वर्ण पत्र के आर पार निकल गए। अल्फा कण नाभिक के समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण है जो विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है, और क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यंत छोटा और कठोर होता है। तो ये अपने को इसमें लिख लेना है। आपके विसर्जन नलिका का आ जाए तो ये वाला चित्र आपको डायग्राम इसमें बना लेना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बढ़ेंगे, ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या है, तो ये आपको सीमाएं इसमें लिख लेनी है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसमें स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा में सांस और विकिरण के द्वारा करेगा, और इसकी कक्षा छोटी होती है हो जाएगी और अंत में वह जो नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता रहता है। तो ये इसे परमाणु मॉडल की प्रमुख सीमा। फिर आपके अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार भिन्न है, अंतर बताना है। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना, इनका नामांकित चित्र भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। फिर आपको गोल्जी कोई रिक्तिका और राइबोसोम के बारे में भी वर्णन करना है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें आपको दो अंतर इस प्रकार से लिख लेने हैं, 3 अंतर लिख लेना है। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। ठीक है, एक तो ये अंतर है, प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रीय पदार्थ जो बिखरा हुआ होता है और नाभिकीय झिल्ली का इसमें अभाव होता है, जबकि केंद्रीय पदार्थ जो इसमें होता है और ये नाभिकीय झिल्ली के द्वारा गिरा होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका अंग अनुपस्थित होता है, जबकि कोशिका झिल्ली कोशिका होती है इसमें आपके अंगक उपस्थित होता है। फिर आपके लाइसोसोम, ये इनके आपको वर्णन करना है तो ये भी बाद में करते हैं, पहले इनका आपको नामांकित चित्र बताते हैं। तो ये आपको पहले तो इसका नामांकित चित्र अच्छे से बना लेना है, आपके आ जाए तो ये वाला डायग्राम इसमें बना लेना है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपको इनके एक कार्य बताना है, जैसे अंतर ये एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ग्रह कहते हैं या शक्ति ग्रह कहते हैं, सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, इसको कोशिका की आत्महत्या का थैला कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। गोल्जी का उपकरण कोशिका के बने पदार्थों का जो श्रावण कार्य करता है। 100% आपके इस प्रश्न के आने के पूरे चांस है। कोशिका और जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में आपको अंतर, इसका नामांकित चित्र वगैरह बनाना है। तो पादप कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती हैं। पादप कोशिका की भित्ति में इसमें जो उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। जी, इसके अलावा आपके पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। इस हरित लवक के कारण तो पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, जंतु कोशिकाओं का जो रंग हरा नहीं होता है, वो हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका की रिक्तिका जो बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है या फिर आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक सेंट्रोसोम पाया जाता है, केंद्रिका। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य, तो जैविक कार्यों के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। लवक के 2 कार्य क्या है, तो लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और लवक पुष्पों को आकर्षक बनाता है। इसके अलावा आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को, तो कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं और एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न आता है कि कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें जितनी भी ऊर्जा जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती हैं, इसके लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती हैं। झिल्ली लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थों को कोशिका में अंदर आने देती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण के द्वारा आर पार जा सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं आ सकते हैं, इसलिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसको चयनात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यह बाहरी आगतों से रक्षा भी करती हैं।
फिर आपका 45वां और अंतिम प्रश्न इस पेपर का। उम्मीद करता हूँ आपके ये जो वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, निश्चित रूप से मान लो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शुरू में मान लो 100 विद्यार्थियों ने वीडियो देखना शुरू किया होगा, तो अब तक मुश्किल से जो 10 या 12 विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है ना। पढ़ाई इतनी आसान होती तो फिर सब पढ़ लेते हैं। जो यहाँ तक वीडियो देख लें वो पढ़ने वाले हैं। जो वीडियो को शुरू से देखे थे 92% विद्यार्थी, 90% जो विद्यार्थी वो केवल अपना टाइम पास करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं वो सीरियस विद्यार्थी और पढ़ाई के प्रति जागरूक विद्यार्थी हैं। और बाकी जो वहाँ तक आए थे वो 90% विद्यार्थी वो केवल टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, वो अपने का पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ तक जो वीडियो देखा है वो बहुत ही भाग्यशाली और लकी विद्यार्थी हैं, ताकि उन्होंने इतने प्रश्न देखे। यहाँ तक वीडियो कौन कौन देखा कमेंट करके बताना, प्रश्न संख्या 45 तक। और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कि किस किस विद्यार्थी ने ये जो वीडियो वो पूरा देखा है। ठीक है, अपने ज़िले का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस विद्यार्थी ने वीडियो लास्ट तक देखा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ज़िले का नाम और अपना वास्तविक नाम ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कक्षा 9 के कई विद्यार्थियों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि इनके ID का नाम अलग है और उनका वास्तविक नाम अलग है। तो आपको अपना और अपने ज़िले का नाम मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मेरे को पता चलेगा कि कौन विद्यार्थी कहाँ से वीडियो देख रहा है। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट और अंतिम प्रश्न है ये, फिर वीडियो को एंड करेंगे। इसके अलावा आपके और भी मैं यहाँ पे जितने भी वीडियो अपलोड करूँ, जितने ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कम ही वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप तैयारी कर सके इसकी। तो मैं आपको और वीडियो अपलोड करूँगा, इसकी PDF में अपने ऐप के ऊपर डाल दूँगा, PDF से ज़रूर इसको तैयारी करना। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 45वां। अंतर बताना आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में, सरल उत्तक और जटिल उत्तक के बीच में, या फिर आपको अंतर बताना है मृदुत्तक और स्थूल कोण उत्तक के बीच में, और WBC और RBC के बीच में। चारों ही अंतर अपन इसमें देखने वाले हैं। आइए उस वहाँ पर आपको PDF में ले चलते। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं अपन जाइलम का और फ्लोएम का। जाइलम ज से याद रखना, जल मैंने आपको बताया था। तो जाइलम जो है जल और खनिज लवण को संवहन कार्य करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, बोझिल पदार्थों का संवहन करता है। ज से ज याद कर लेना, संवहन क्रिया के नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जाइलम जो होता है इसके द्वारा, जाइलम के द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि ये जो फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जाती है और फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर होता है। जाइलम निर्जीव उत्तक है, जबकि फ्लोएम सजीव उत्तक है। ठीक है, सजीव जितने भी भोजन करेंगे वो सजीव रहेंगे। तो ये इससे थोड़ा सा इसको याद कर लेना। फिर आपके जटिल और सरल उत्तक में अंतर बताना है। तो सरल उत्तक क्या होता है, एक तरह की कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल उत्तक कहते हैं। जटिल मतलब एक से ज़्यादा उत्तक कोशिकाएँ होंगी उसमें, तो एक से अधिक कोशिकाओं का बना उत्तक जटिल उत्तक कहलाता है। सरल उत्तक एक समान कार्य करता है, जब कोशिकाएं एक ही है तो एक ही समान कार्य करेंगी। और जटिल उत्तक में कोशिकाएं अलग अलग होती हैं तो कार्य भी अलग अलग करेंगी, एक से अधिक कार्य कर सकती हैं। जो सरल उत्तक होता है वो पौधों को सारा प्रदान करने में और भोजन का भंडारण करने में काम आती हैं। जटिल उत्तक समन कार्य करने में काम आता है। फिर आपने क्या था, मृदु उत्तक और पेरेनकाइमा। मृदु उत्तक पेरेनकाइमा, या फिर इसमें एक और था आपके स्थूल कोण उत्तक या फिर कोलेनकाइमा। तो दोनों का आपको बताते हैं क्या अंतर है। जो मृदु उत्तक है, इस उत्तक में कोशिकाएं जीवित और जीव द्रव्य युक्त होती हैं, और ये अंडाकार और गोलाकार, आयताकार और बहुभुज सभी प्रकार की होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और इन कोशिकाओं को कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। उत्तक यह जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, भोजन संचय और जो स्राव करने का कार्य करता है। जबकि स्थूल कोण जो उत्तक होता है इसमें कोशिकाएं जीवित तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। कोशिका भित्ति पतली परंतु कोनों से मोटी होती है। कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज या फिर सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो अंडाकार होती हैं और गोल या फिर बहुकोणीय होती हैं। इसमें पौधों में यांत्रिक शक्ति और मजबूती प्रदान करता है। एक बीजपत्री पादपों में इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है। तो देखो मैंने इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे बता दिए। फिर भी आपकी ये जो PDF है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पास जो ये PDF है ये वाली, और ये PDF मैं आपको पूरी सोल्व करवाऊंगा। मैं जैसे जैसे आपके पेपर सोल्व करवाऊंगा, और भी क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं, आप इनको जो अच्छी प्रकार से याद रखें। ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अंग्रेजी का पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके बताना। अंग्रेजी का एक तो मैंने आपके फोटो डाला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, उसमें आपके वो जो टीचर्स डे पे स्पीच वाला है वो हुबहू आया वापस, और एक आपके जो वो अंकल को जो वो अंकल ने आपको जो बर्थडे पे गिफ्ट दिया था डिक्शनरी वाला, तो उसका आपके जो एक लेटर आया था। तो 2 वीडियो मैंने डाले थे और दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपका बैठा उसमें से। और आपका पैराग्राफ वगैरह आपने अच्छे से किया होगा। इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ वो भी आप कमेंट करके बताना। और यहाँ पर आपको अब निरंतर देखो इंग्लिश का पेपर आपका हो गया, अब उसकी तैयारी वो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी चिंता नहीं करनी है। अब आपको चिंता करनी है आपके आने वाले पेपरों की।
ताकि आप जो अच्छे स्कोर कर सकें और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट। और आपका जो यहाँ पे लगातार तैयारी आपको करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ताकि आपका कोई भी प्रश्न है वो मिस ना हो। और सभी यहाँ पे वीडियो मैंने जितने भी साइंस के डाल रखे हैं, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे और भी इसका लिंक डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका कोई भी पेपर है वो मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।